Chapter 5 Geography, Minerals and Energy Resources. Second volume. Generally, minerals occur in the following forms. Number 1. In igneous and metamorphic rocks. In crevices or faults or joints. दरारों में. The smaller occurrence are called veins and heavy are called lodes. They are formed when the minerals are in liquid or molten and gases force them upward through cavities towards the earth's surface. They cool and solidify. ज़मीन में देखिए होता क्या है, भूसतह के नीचे जहाँ पे हमने पहले पढ़ा भी है कि क्रस्ट के ठीक नीचे वहाँ पे मेंटल नाम की एक हमारी पृथ्वी की परत पाई जाती है। मेंटल में मोल्टन फॉर्म में वहाँ पे मिनरल्स पाए जाते हैं। उसमें जिस समय गैसेस का दबाव होता है तो ऊपर की तरफ वो ज़मीन तोड़ते हुए वेंट पाइप के थ्रू वहाँ से मोल्टन मैग्मा ऊपर की तरफ चलता है। कई बार वो सतह के ऊपर आके बर्स्ट करता है तो इसे हम वोल्केनिक एरप्शन बोलते हैं, लेकिन कई बार वो बर्स्ट नहीं कर पाता क्योंकि प्रेशर उतना नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में वो रास्ते में ही जहाँ से होकर गुजरता है वहीं पे चट्टानों के बीच की जो दरारें हैं उनके बीच में जाके इकट्ठा हो जाता है और वहाँ पे वो मिनरल आगे फर्दर ठंडा होने के बाद में और सॉलिडिफाई होने के बाद में हमें मिनरल फॉर्म में मिलता है। तो इसे ऐसी स्थिति में हम टिन, कॉपर, जिंक और लेड इसी तरह हमें मिलता है, इसी तरह की ज़मीन की परत में हमें मिलता है। मिनरल्स इन डिकम्पोज्ड रॉक्स। डिकम्पोज्ड रॉक्स जो होती हैं, देखिए हम सबको पता है कि जो सतह के ऊपर जो रॉक्स हैं उनका वेदरिंग के द्वारा डिकम्पोजिशन चलता रहता है। उनमें बायोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा भी जीव जंतु रहते हैं वहाँ पे उनकी दरारों में, तो उनके अवशेष, उनके मलमूत्र के द्वारा भी केमिकल रिएक्शन होता है। तो देखिए इस तरह से डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक्स जो है ड्यू टू वेदरिंग बाय फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है और वहाँ पे रिमूवल होता है फिर उसका, और सॉल्यूबल कंटेंट जो हमारे उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनका रेन वाटर के द्वारा वो बहा कर ले जाए जाते हैं और नेचुरल एसिड्स भी उनमें मिल जाता है। तो अब इस प्रोसेस से जो रेजिडुअल मास जो है इन ओर्स का जो बच जाता है इस तरह से वो हमें प्राप्त होता है। इस तरह से हम बॉक्साइट को प्राप्त करते हैं इस तरह की फॉर्म में। थर्ड, मिनरल्स इन द एलुवियल डिपॉजिट्स। जो मिनरल्स जो वहाँ पे जो करोडेड बाय वाटर नहीं हो पाते, जो वाटर के द्वारा बहाकर नहीं ले जा पाते, वाटर के द्वारा नहीं जाते इधर उधर, में अकर एज एलुवियल डिपॉजिट्स। कई बार देखिए ऊपर पहाड़ों पर से तो घोल के वो लेके आ गए मिनरल्स को, लेकिन सतह पर डीप वैली, वहाँ पे वैली में आके वैली की सैंड में वो एलुवियल डिपॉजिट के रूप में वहाँ पे फ्लोर पे, वैली फ्लोर पे वो स्प्रेड हो जाते हैं और एक लेयर बन जाती है। ठीक है, उसमें से वो मिनरल्स को हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। इस तरह से कई बार गोल्ड, सिल्वर, टिन और प्लेटिनम इसी तरह से हमें पाया जाता है, मिलता है। मिनरल्स इन द सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर मिनरल्स जो पाए जाते हैं डिफरेंट लेयर्स के अंदर ये मिलते हैं, और ये इट हैपन्स ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ डिफरेंट मिनरल्स इन डिफरेंट हॉरिजॉन्टल लेयर्स। ये डिफरेंट मिनरल्स चूँकि उनकी जो तुलनात्मक रूप से उनकी जो डेंसिटी होती है वो अलग अलग होती है, फिर उनका डिकम्पोजिशन भी अलग अलग तरीके से हो रहा होता है, तो उनकी जो स्पीड है डिकम्पोजिशन की वो भी मैटर करती है। वो डिफरेंट मिनरल डिफरेंट स्ट्रेटेज में, डिफरेंट लेयर्स में, हॉरिजॉन्टल लेयर्स में वो पाए जाते हैं। मिनरल्स इन ओशियन वाटर। देखिए वास्ट क्वांटिटी ऑफ मिनरल्स हमें पता है, क्योंकि समुद्र का पानी बहुत खारा है, उसमें बहुत सारे मिनरल्स हैं उसमें, और वास्ट क्वांटिटी ऑफ मिनरल्स वहाँ पे पाया जाता है। और कॉमन साल्ट हम वहाँ से पाते हैं, जो हम साल्ट खाते हैं भोजन में, मैग्नीशियम वहाँ से मिलता है। और समुद्र की ऐसा नहीं है कि केवल पानी में घुला हुआ है, समुद्र की सतह पर, सी बेड पे भी बहुत सारे मिनरल अवेलेबल हैं, और ओशियन बेड्स पर हमें मैग्नीज के बहुत सारे नोड्यूल्स वहाँ पर बेड पर, ओशियन बेड पर ही मिलते हैं। इसके अलावा अभी डीप सी माइनिंग की बात हो रही है। यदि डीप सी में हम यदि माइनिंग करते हैं तो वहाँ पर भी हमें बहुत सारे लेयर्स में जो है हमें वहाँ मिनरल मिलने की बहुत ज़्यादा संभावना है, लेकिन इसे
एनवायरमेंटल आधार पर प्रिवेंट किया जाना चाहिए और किया जा रहा है। अब देखिए फेरस मिनरल्स जो हैं वो अकाउंट करते हैं 3/4 ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन को। जितना भी ह्यूमन बींग्स मिनरल्स को कंज्यूम कर रहा है, नेचर से ले रहा है, उसका 3/4 केवल हम आयरन ले रहे हैं। आयरन और बेसिक मटेरियल है, बैकबोन है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की। जो मेन वैरायटी है आयरन ओर की, अब हम आपको वो बताने जा रहे हैं। नंबर 1 मैग्नेटाइट, ये बेस्ट क्वालिटी आयरन ओर है जिसके अंदर 72% आयरन पाया जाता है और इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, इसीलिए इसे हम इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री के अंदर यूज़ करते हैं। प्यारे बच्चों, इसके बाद सेकंड जो हमारा सबसे अच्छा फेरस मिनरल्स का जो और है वो हेमेटाइट है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये इस टर्म में कि हम क्वांटिटी के मामले में देखें तो हमारे यहाँ ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और हेमेटाइट जो है इसके अंदर 60 to 70% प्योर आयरन मिलता है। इसके बाद और दूसरे ग्रेड में थोड़ा सा कम आयरन की मात्रा वाले दो और मिलते हैं, लिमोनाइट और सिडेराइट। देखिए अब ये कहाँ पाए जाते हैं आयरन और भारत में मिलता कहाँ है? इन एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ सिंहभूम, डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, हेमेटाइट और इज माइंड इन गोवा एंड नोवामुंडी और गोवा में आयरन को माइन किया जाता है, इसकी माइनिंग की जाती है। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है ये है सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड के अंदर। दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर बेल्ट, एक बेल्ट है पूरी, दुर्ग से होकर बस्तर और चंद्रपुर तक जाती है ये छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के अंदर है ये बेल्ट। और इसके अंदर बहुत हाई ग्रेड का हेमेटाइट मिलता है। विशेष रूप से बस्तर जो डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ के अंदर, वहाँ पे बहुत हाई ग्रेड हेमेटाइट हमें मिलता है। और बच्चों, कुद्रेमुख माइंस जो हैं वो लोकेटेड हैं वेस्टर्न घाट्स ऑफ कर्नाटका में। यहाँ पर वर्ल्ड के लार्जेस्ट डिपॉजिट्स ऐसा माना जाता है आयरन ओर के यहीं पर हैं। महाराष्ट्र गोवा बेल्ट, इसके अंदर गोवा में विशेष रूप से जो है वहाँ पे गोवा के अंदर रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में आयरन ओर की माइनिंग होती है गोवा के अंदर। और महाराष्ट्र की जो रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट है, आई एम सॉरी गलती हुई थी, तो यहाँ पर आयरन ओर पाया जाता है। आयरन ओर इज़ एक्सपोर्टेड थ्रू मर्मोगांव पोर्ट। मर्मोगांव पोर्ट के थ्रू भी आयरन का बहुत बड़ा मात्रा जो है वो एक्सपोर्ट की जाती है। और विशेष रूप से हमारा जो लोहा है, आयरन ओर जो है वो जापान को हम एक्सपोर्ट करते रहे हैं। मैंगनीज़, अब हम मैंगनीज़ की बात करेंगे। मैंगनीज़ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मिनरल है। क्यों? इन मेकिंग आयरन एंड स्टील इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है टू गिव स्ट्रेंथ टू स्टील अलॉय, ताकि स्टील का जो अलॉय बनता है उसे हम स्ट्रॉन्ग बना सकें। मैंगनीज़ मिलाना उसमें अनिवार्य होता है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग पेंट में भी, ग्लास इंडस्ट्री में, केमिकल इंडस्ट्री में भी इसकी बहुत आवश्यकता पड़ती है। इंडिया इज़ ए लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ वेरी हाई क्वालिटी मैंगनीज। जापान इज़ द लीडिंग इम्पोर्टर फॉर अस। मध्य प्रदेश इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसिंग 1/3 ऑफ इंडियाज़ टोटल प्रोडक्शन। अदर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर, दूसरे स्टेट कौन कौन से हैं? ओडिशा, महाराष्ट्र, कर्नाटका। चलिए अब हम देखते हैं कॉपर, तांबा। कॉपर एक बहुत इम्पोर्टेंट नॉन फेरस बेस मेटल है जिसकी बहुत ही वाइड एप्लीकेशंस हैं। क्या प्रॉपर्टीज़ हैं कॉपर की जो इसे इतना इम्पोर्टेंट बनाती हैं? नंबर 1, ये गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, जिसकी वजह से ये यूज़फुल है इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में। कॉपर वायर्स का यूज़ होता है टेलीफोन सिस्टम्स के अंदर, टेलीविज़न सेट्स के अंदर, मोटर्स में और बहुत सारे दूसरे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, इक्विपमेंट्स में भी इसका यूज़ होता है। ये गुड कंडक्टर है हीट का, जिसकी वजह से इसको कुकिंग यूटेंसिल्स हैं, खाना बनाने के बर्तनों पर भी आप देखते हो कई बर्तनों की जो तली होती है वो कॉपर की होती है। क्यों? क्योंकि ये बड़ी तेज़ी से हीट को एब्जॉर्ब करके आगे पास कर देगा। इसका जो यूटिलाइजेशन होता है वो रेडिएटर्स में भी होता है,
रेडिएशन पर्पज में काम आता है, और रेफ्रिजरेटर में भी कॉपर की आवश्यकता हमें ज़रूरत पड़ती है। देखिए मेलेबल, अब ये बहुत ही मेलेबल है, इसे शेप देना कोई भी बहुत इजी है, और ये डक्टाइल भी है, यानी इस धातुवृद्ध, इसकी मेलेबिलिटी यानी धातुवृद्धता भी बहुत अच्छी है, और इसके तार बनाए जा सकते हैं। डक्टाइल है ये बहुत ज़्यादा, इसका तार खींचा जा सकता है। लॉन्ग वायर्स कैन बी मेड ऑफ इट। कॉपर जो है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है अब हम देखते हैं। चलिए देखिए, भारत में राजस्थान के अंदर खेतरी सिंघाना बेल्ट जो है वो प्राचीन काल से ही खेतरी से हमारे देश में तांबे का जो है उत्खनन हो रहा है। खेतरी सिंघना बेल्ट जो है और वहाँ पर, और झुंझुनू बेल्ट जो है यहाँ से, और खोदारीबा और दिलवाड़ा कोरोविली रीजन जो है यहाँ पे राजस्थान के अंदर, मोस्ट ऑफ द कॉपर इन राजस्थान इज फाउंड अलोंग अरावली रेंज। अरावली जो पहाड़ियाँ हैं उनके आसपास ज़्यादातर तांबा जो है यहाँ पे पाया जाता है। अब देखिए उसके बाद में दूसरा नंबर है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश भी लीडिंग प्रोड्यूसर है कॉपर का इंडिया के अंदर। और देखिए इंडिया में कॉपर 52% अकेला मध्य प्रदेश में उत्पादन होता है। बालाघाट डिस्ट्रिक्ट एंड बेताल डिस्ट्रिक्ट जो है, बैतूल जिला जो है वहाँ पे उसमें इन दोनों जिलों में उत्पादन होता है। झारखंड में भी, झारखंड सिंहभूम बेल्ट में भी इसका उत्पादन होता है, और हजारीबाग और चाईबासा डिस्ट्रिक्ट में भी इसका उत्पादन यानी कॉपर जो है उत्पादित किया जाता है। इसके बाद बॉक्साइट मेन और है एल्यूमिनियम का। बॉक्साइट के यूजेस जो हैं, ये बहुत हल्का है, उसके बावजूद ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। यानी एक हल्की धातु की हम बात करें जो बहुत स्ट्रॉन्ग है तो वो है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाता है पॉट बनाने में। डिफरेंट पॉट्स इससे बनते हैं, बर्तन बनते हैं, पैन्स बनते हैं। प्रेशर कुकर आप देखते हैं एल्यूमिनियम का होता है, बिकॉज इट इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट। It is a very good conductor of electricity as well, so it is used in making electrical wires। आप देखते हैं ना तार जो है, जो आपके बिजली के खंभों पे जो तार होते हैं वो इलेक्ट्रिकल वायर्स वो एल्यूमिनियम के होते हैं। It can be pressed into thin foils, बहुत बारीक पतली पन्नी में भी आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। So it is used in making wrapping paper, wrapping foil for food conservation, right? और इस तरह से इसका यूज़ होता है। इवन एल्यूमिनियम बीइंग लाइट एंड स्ट्रॉन्ग, इट्स अलॉय ड्यूरेलियम इज़ यूज्ड इन मेकिंग आउटर सरफेस ऑफ द एरोप्लेन। एरोप्लेन की जो बाहरी सतह होती है इसका एक अलॉय होता है एल्यूमिनियम का, उस अलॉय का नाम है ड्यूरेलियम। उससे एरोप्लेन की बाहरी सतह बनाई जाती है। द बॉडीज़ एंड द पार्ट्स ऑफ सम ऑटोमोबाइल, ट्रक्स, बोट्स, ट्रेन्स, ये सब भी एल्यूमिनियम के अलॉय से बनते हैं। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बॉक्साइट का साउथ एशिया के अंदर। और इंडिया में कहाँ कहाँ हम एल्यूमिनियम का उत्पादन, अयस्क और एल्यूमिनियम का हमें कहाँ कहाँ प्राप्त होता है? उड़ीसा, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये लीडिंग प्रोड्यूसर हैं बॉक्साइट के। मीका हिंदी में अभ्रक कहते हैं। ये एक नॉन मेटेलिक मिनरल है। अभी हम जितने आगे मिनरल्स पढ़ेंगे वो नॉन मेटेलिक हैं। माइका, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ माइका एंड इट प्रोड्यूसेस मोर देन 60% ऑफ द वर्ल्ड्स माइका। क्या प्रॉपर्टीज़ हैं माइका की? माइका इज़ मेड अप ऑफ ए सीरीज ऑफ प्लेट्स और लीव्स, सो इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स। बहुत बारीक शीट्स में से कन्वर्ट कर सकते हैं आप। ये बना होता है सीरीज ऑफ प्लेट्स से, और बहुत बारीक बारीक लीव्स से बना होता है ये। और ये ब्लैक, ग्रीन, येलो, रेड कलर और ब्राउन कलर में भी पाया जाता है। और आपने देखा होगा खंभों के ऊपर जो एक गोल सा लगा रहता है ब्राउन कलर का, ब्राउनिश, वो माइका होता है। इट इज़ एन एक्सीलेंट डाइलेक्ट्रिक, इट हैज़ एन एक्सीलेंट डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, लो पावर लॉस फैक्टर, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज़ आर हाई एंड रेजिस्टेंस इज़ ऑल्सो वेरी हाई। देखिए क्या होता है कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इसकी बहुत ज़्यादा है, यानी कि चूँकि देखिए ये रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है इसका, इसलिए इसकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छी हैं। रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो इंसुलेशन करेगा,
यानी कि जब हम हाई वोल्टेज पे भी ये जो है वोल्टेज पे ये रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा शो करेगा। और इंसुलेशन रखेगा, यानी कि बीच में करंट पास नहीं होगा दो डिफरेंट तारों के बीच में से। तो उसी वजह से इसे हम कह सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है? जिस समय बहुत हाई वोल्टेज होता है तो जो हमारा रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस वाला जो मेटल होता है या मिनरल होता है, वह भी हाई रेजिस्टेंस वाला भी कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाता है बहुत हाई वोल्टेज पे जाके, और उसकी इंसुलेशन प्रॉपर्टीज़ फिर ख़त्म होने लगती हैं धीरे धीरे। लेकिन इसमें माइका की स्पेशल बात ये है कि इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है इट इज़ सुपर एक्सीलेंट। ओके, और पावर लॉस फैक्टर भी इसका बहुत कम है, पावर लॉस भी नहीं होता इसमें से। तो इसी वजह से इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। और भारत में कहाँ पाया जाता है हम देखते हैं, कोडरमा गया हजारीबाग बेल्ट है झारखंड के अंदर, वो इसकी लीडिंग प्रोड्यूसर है बच्चों। नेल्लोर माइका बेल्ट जो है आंध्र प्रदेश की, वो एक इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर है हमारे देश के अंदर माइका के लिए। अब हम रॉक मिनरल्स को देखते हैं, चलिए। लाइमस्टोन, लाइमस्टोन ये पाया जाता है इन एसोसिएशन विद कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम और एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट्स। इट इज़ फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है, ठीक है। और ये कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट के रूप में भी पाया जाता है, और सेडिमेंट्री रॉक्स में हमने देखा भी मिलता है। और ये यूज़ किया जाता है सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर, केमिकल इंडस्ट्री के अंदर, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के अंदर इसका बहुत अच्छा प्रयोग है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। इन मिनरल्स जो हम जितने भी मिनरल्स अब तक हमने देखे, क्या हमें इनकी कंजर्वेशन की, इनके संरक्षण की, इन्हें बचा के रखने की ज़रूरत है? यस है, निश्चित रूप से है। द स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंस ऑफ इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर अपॉन मिनरल्स डिपॉजिट्स एंड सब्सटेंसेज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम देम। देखिए, बहुत हाई डिपेंडेंस है हर इंडस्ट्री की, एग्रीकल्चर की, मिनरल्स के ऊपर, मिनरल डिपॉजिट्स के ऊपर, और जो सब्सटेंसेस मिनरल से बने हैं उनसे, उनके ऊपर। इसलिए हमें मिनरल्स को बचा के रखना, संरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है। जिस समय मिनरल्स ख़त्म हो जाएंगे तो निश्चित रूप से किसी भी इंडस्ट्री में स्टेग्नेशन यानी ठहराव आ जाएगा। टोटल वॉल्यूम ऑफ वर्केबल मिनरल डिपॉजिट्स जो है वो इज़ एन इनसिग्निफिकेंट फ्रैक्शन, और वो बहुत थोड़ा सा ही है। जितना भी हम हमारी पृथ्वी पे जितना मिनरल्स पाया जाता है ना, टोटल जितना हम ओर्स के रूप में अवेलेबल है, उसका बहुत थोड़ा सा ही भाग तो है जो हमें मिनरल्स के रूप में वर्केबल है, ठीक है। बाकी तो वेस्टेज हो जाएगी जब हम उसको सही करने, जब अपने अपने यूज़ के लिए हम उसको बनाने के लिए चलेंगे तो उसमें वेस्टेज हो जाएगी। रेट ऑफ रिप्लेनिशमेंट और द आर इनफाइनेटली स्मॉल इन कंपैरिजन। देखिए, कोयला बनने में हज़ारों करोड़ों साल लगे हैं, हज़ारों लाखों साल लगे हैं, जबकि उसको हम ख़त्म कर देंगे अभी यदि तो फिर निश्चित रूप से उसको अगली बार बनने में, जब वो यूज़ के लिए हमारे पास तैयार होगा, तो अगले कई हज़ार साल बाद हमारे लिए तैयार होगा, राइट। तो इसलिए उसकी जो क्षतिपूर्ति होती है वो बहुत लंबा समय है, इनकम और नेग्लिजिबल स्मॉल अमाउंट हमारा रिप्लेनिश उसका दोबारा से हमें मिल पा रहा है। तो ये तो हमें बचा के रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कंसंट्रेटेड एफर्ट्स टू बी मेड इन ऑर्डर टू यूज़ मिनरल रिसोर्सेज इन ए प्लान्ड एंड सस्टेनेबल मैनर। इसीलिए हमें उसको बचा के रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और प्लान्ड मैनर में हमें उसे यूज़ करना चाहिए। एनर्जी रिसोर्सेज, अब हम देखते हैं एनर्जी रिसोर्सेज क्या हैं। एनर्जी की हमें ज़रूरत होती है हमारी सारी एक्टिविटीज़ में, खाना बनाने से लेके, लाइट जलाने से लेके, और व्हीकल्स को प्रोपेल करने में, व्हीकल्स को चलाने में, और हीट बनाने में हमें हीट की भी आवश्यकता होती है। एनर्जी की हमें हर जगह ज़रूरत होती है। इसकी हम जनरेशन कर सकते हैं फ्यूल से, फ्यूल मिनरल्स से, जैसे कि कोयला है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, और यूरेनियम से भी इवन हम एनर्जी बनाते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। और इट कंज्यूम्स मोस्ट वल्नरेबल मैन्योर विच कैन बी यूज इन एग्रीकल्चर। देखिए, जब हम कोयला यूज़ करते हैं तो सब देखिए देखिए जो ये उपले हम जलाते हैं चूल्हे पे खाना बनाने के लिए,
वो हमारे लिए क्या हो सकते थे, वो हमारे लिए खाद बन सकते थे, जैविक खाद बन सकती थी, जो हमारे लिए एग्रीकल्चर में बहुत ही बेनिफिशियल हो सकती थी, और उसको हम कंज्यूम कर लेते हैं इस तरह से अपने भोजन पकाने में। तो निश्चित रूप से इन्हें बचाया जाना चाहिए, इन संसाधनों को। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे कोल के बारे में। कोयला, ये मोस्ट अबंडेंटली अवेलेबल फॉसिल फ्यूल है। ये एक सबसे इट प्रोवाइड्स ए सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ नेशंस एनर्जी नीड्स। हमारे देश में जितनी भी एनर्जी नीड है उसका लगभग 67% हम कोयले से लेते हैं। इसमें भी लिग्नाइट एक लो ग्रेड ब्राउन कोल है, जो विच इज़ सॉफ्ट विद हाई मॉइस्चर कंटेंट। इसके अंदर मॉइस्चर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और एंथ्रेसाइट जो है वो हाईएस्ट क्वालिटी हार्ड कोल है, और ए लिटिल ओवर 2000 मिलियन ईयर्स इन एज, and in tertiary deposits which are about 55 million years old। ये ऐसी जगह पाया जाता है जहाँ पे कि टर्शियरी डिपॉजिट्स हैं 55 मिलियन ईयर्स पुराने से लेके 200 मिलियन ईयर्स तक के जो पुराने डिपॉजिट्स हैं उनमें ये कोयले का निर्माण होता है। तो निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत ही प्रीशियस है। तो इसका हमें प्रोटेक्शन करना बहुत ज़रूरी है।